नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के पहले दिन की अध्यक्षता की। देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर हुआ गहन विचार विमर्श। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। एसआईआर के विरोध में हिंसा पर उतरी टीएमसी। प्रदर्शन के दौरान बेकाबू टीएमसी समर्थकों ने मुख्य चुनाव अधिकारी की गाड़ी पर किया हमला। सुरक्षा में हुई चूक पर घेरे में ममता सरकार। दितवा तूफान के रविवार को दक्षिण भारत के तट पर लैंडफॉल की संभावना। उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट के बीच होगा लैंडफॉल। एनडीआरएफ की 14 टीमें तमिलनाडु में अलर्ट मोड पर। पीएमओ के आदेश पर 80 रेस्क्यूअर्स वाली एनडीआरएफ की 2 टीमों को भेजा गया श्रीलंका। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर नजर हालात की समीक्षा की। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बढ़ाया भारत का ग्रोथ टारगेट। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अब 7% रहने का अनुमान। Q2 की दमदार रफ्तार बनी बड़ी वजह। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टरों की शानदार परफॉर्मेंस को बताया वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 128वीं कड़ी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर होगा प्रसारण। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार का सदन को सुचारू रूप से चलाने पर जोर। लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी होगी बैठक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के पहले दिन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में भारत की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के पहले दिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। यह सुरक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने का एक बेहतरीन मंच साबित हो रहा है। और बात कोलकाता की। कोलकाता में आज जो दृश्य सामने आया उसने टीएमसी की कथित गुंडागर्दी और ममता सरकार की नीयत दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बार बार सुरक्षा चेतावनी के बावजूद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की गाड़ी पर हमला, सड़क पर बैठकर रास्ता रोकना, यह विरोध कम और संगठित दबाव की राजनीति ज्यादा दिखी। जब चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में जुटा है, तब बंगाल में हो रही यह अराजकता बताती है कि टीएमसी का विरोध सिर्फ राजनीतिक एजेंडा भर नहीं है। और दूसरी तरफ घुसपैठियों की गिरफ्तारी और एसआईआर की सख्ती ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं, जिससे अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता सरकार सच में पारदर्शिता चाहती हैं या डर है कि सच सामने आ जाएगा। पहले से ही एसआईआर के विरोध में उतरी टीएमसी सरकार के मंसूबों की सच्चाई शनिवार को उस समय सामने आ गई जब अचानक कोलकाता में एसआईआर का विरोध कर रहे टीएमसी समर्थक बेकाबू हो गए। चुनाव आयोग द्वारा बार बार कहने के बाद भी चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा में चूक ने एक बार फिर ममता सरकार और प्रशासन की कलई खोलकर रख दी। बार बार आगाह करने के बाद भी कोलकाता पुलिस चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही। बेकाबू हो चुके तृणमूल पार्टी के समर्थकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर हमला कर दिया और सीईओ की गाड़ी को रोकने के लिए वे सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और धीरे धीरे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, चुनाव आयोग के बाहर 6 दिन पहले भी ये तस्वीर था और 6 दिन बाद 2 चिट्ठी चुनाव आयोग की तरफ से कोलकाता पुलिस और स्टेट पुलिस को दिया गया। उसके बावजूद जब स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मीट करने को कलकत्ता आए
कलकत्ता में जो मीट हुआ उसके चलते वही 6 दिन पहले जो तस्वीर था 6 दिन बाद भी वही तस्वीर देखने को मिला। सवाल ये है कि निर्वाचन सदन बार बार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखकर ये तस्वीर ना जैसे देखने को ना मिले ऐसा जब सुनिश्चित करने को कह रहे हैं, तभी एक ही चीज बार बार क्यों हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसके बाद आयोग ने सिलसिलेवार तरीके से उनके सवालों का जवाब दिया था। इनमें खास तौर पर आयोग ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस में हाल ही में सुरक्षा भंग करने का जिक्र किया था और मामले पर गंभीर रुख दिखाते हुए किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का निर्देश दिया था। हालांकि एक बार फिर शनिवार को हुआ यह हमला राज्य सरकार की मंशा और कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। इस बीच भाजपा नेताओं ने एसआईआर का विरोध करने को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला बोला है। देखिए, तृणमूल का एजेंडा साफ है। जो इस पृथ्वी का माया त्याग दिया, ऊपर चले गए, उसको भी वोटर लिस्ट में रखना, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या इनको लेकर चुनाव करना, इन लोगों को लेकर के चुनाव करना ही ममता जी का एजेंडा है। और हमारा एजेंडा है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। 4 तरीके से नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। एक डेड वोटर, एक डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, तीसरा फेक वोटर, चौथा बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या घुसपैठिया। जो हिंदू आया है वो शरणार्थी है, वो सीएए में अप्लाई करे, उनका सिटीजनशिप मिलेगा, वोटर तालिका में नाम भी रहेगा। और जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनका नाम नहीं रहेगा। वहाँ सबसे ज्यादा बोगस वोटर है, वो इसलिए उन लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ सारे बांग्लादेशी ज्यादा है। मैं बात आप बता रहा हूँ, जो जितना डर रहा है, कोई कुछ किया होगा तभी डर रहा, कहाँ डर रही है वो, उनको नहीं, उनको उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की दहशत के चलते घुसपैठिए लगातार वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। इस बीच पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने मुर्शिदाबाद के गोपालपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी थी, जहां दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि 12 लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये सभी चोरी छिपे इस देश में दाखिल हुए थे। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता ने नियुक्ति के 24 घंटे बीतने से पहले ही बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर बैठक की। इस बैठक में सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं पूरे प्रकरण में गुंडागर्दी पर उतरी ममता सरकार का एसआईआर को लेकर विरोध जहां राजनीतिक एजेंडे से भरा नजर आ रहा है, वहीं चुनाव अधिकारियों के दफ्तर और गाड़ियों पर हो रहे हमलों के बाद टीएमसी सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में बिल्डिंग में आग लगी है। 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है और हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और एक महिला इसमें घायल हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में बिल्डिंग में आग लगी है और 4 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसमें यह भीषण आग लगी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, एक महिला घायल हुई है। अभी तक मिली हुई जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस वक्त की यह बड़ी खबर, और साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने अभी तक देखा है कि दिल्ली से ये तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में ये बिल्डिंग में जो आग लगी है, इस पर ये बड़ी खबर। और हमारे सहयोगी दिव्यांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है और किस वजह से आग लगी? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत है जिसमें आज शाम आग लगी है। ग्राउंड फ्लोर पर फुटवेयर की एक शॉप है और ऊपर की 3 मंजिलों में लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल वो फ्लैट्स हैं। तो शाम को ये आग लगी है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और इन चारों में से 2 की डेड बॉडीज जो है अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है और एक जो इंजर्ड है वो भी एक लेडी है।
तो काफी दर्दनाक हादसा ये सामने आया है। अभी फिलहाल की बात करें तो आग को कंट्रोल कर लिया गया है। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन का काम जारी है, लेकिन अगर हम बात करें आग लगने की वजह की, तो आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो जानकारी पुलिस से और फायर कंट्रोल रूम से हमें मिली है वो ये है कि ग्राउंड फ्लोर पर जो फुटवेयर की शॉप है वहां से आग लगती है और उसके बाद ऊपर के फ्लोर पर फैलती हुई चली जाती है। लेकिन फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, कूलिंग ऑपरेशन जारी है। ऐसे में जब प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा तो किस तरह से वहां पर रेस्क्यू किया गया, दिव्यांशु? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जब फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिली उसके बाद जब फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा तो 2 लोग जो हैं अंदर फंसे हुए थे, जिनको कूलिंग ऑपरेशन के दौरान और आग बुझाने के दौरान जो है उनकी चेयर्ड बॉडीज जो है वो वहां से निकाली गई। और तीसरी एक महिला भी थी जो कि इंजर्ड हालत में निकाली गई थी, लेकिन जब हॉस्पिटल उनको पहुंचाया गया इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन ये आंकड़ा अब दर्दनाक हो गया है कि 4 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और एक महिला फिलहाल जो इंजर्ड है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा दिव्यांशु, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर 4 मंजिला इमारत में ये आग लगी। आगे बढ़ते हैं, एसआईआर की बात करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच कल रविवार को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता दक्षिण 24 परगना के फाल्टा एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए जा रहे हैं। इस दौरे पर उनके साथ रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन भी होंगे। फाल्टा पहुंचकर वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ भी बात करेंगे। जरूरत पड़ने पर वे घर घर जाकर आम मतदाताओं से भी बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि एसआईआर प्रक्रिया में फाल्टा के बीडीओ की भूमिका को लेकर शनिवार को ही विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया के सामने सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि फाल्टा में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और उनके सुपरवाइजर्स के वार्षिक मानदेय में बड़े बदलाव की घोषणा की है। आयोग ने बीएलओज का मानदेय दोगुना करते हुए इसे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना कर दिया है। वहीं सुपरवाइजर्स का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। इसके साथ ही बीएलओज को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। आयोग ने पहली बार असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी एरोस और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए भी मानदेय निर्धारित किया है। अब एरो को 25,000 रुपए और ईआरओ को 30,000 रुपए मानदेय मिलेगा। चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू हुए एसआईआर के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए का विशेष प्रोत्साहन देने की भी मंजूरी दी है। आयोग ने कहा है कि यह निर्णय उन चुनाव कर्मियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से लिया गया है जो मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को केंद्र सरकार ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप एक्ट के तहत इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी है और इस सीएए की वजह से पूरे देश में विपक्षी दलों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सतत प्रयत्नों से नागरिकता प्रमाण पत्र आखिरकार उन लोगों के हाथों में पहुंचा है जो वर्षों से भारत में बिना नागरिकता के थे। उन्हें यह नागरिकता उनको न्याय के रूप में मिली है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की दशकों से मांग थी कि उनकी रक्षा की जाए और भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, लेकिन कई कानूनी पेंच और तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के विरोध की वजह से शरणार्थियों को भारत में विदेशी की तरह रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीएए कानून पास होने के बाद इनकी नागरिकता प्राप्त करने की अड़चन दूर हो गई और इन्हें नागरिकता मिलने की संभावना प्रगाढ़ हुई। इन सभी को कई दशकों की लड़ाई और राजनीतिक विश्वासघातों के बाद इस देश में रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लंबे समय से केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इन शरणार्थियों के लिए न्याय की मांग करती रही है। अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता मिल गई है। पश्चिम बंगाल में मालदा की बाढ़ राहत से जुड़े लगभग 100 करोड़ रुपए के घोटाले पर सियासत गरमा गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पात्रा ने कहा है कि ममता सरकार को हाईकोर्ट का सम्मान करना चाहिए और जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 मालदा की बाढ़ राहत से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले के विषय में लगभग 80 पंचायत प्रमुख और जिला स्तरीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
उन्होंने बताया कि टीएमसी के इन पदाधिकारियों ने 14,000 लाभार्थियों के नाम पर दी जाने वाली राशि को उनके खातों में भेजने के स्थान पर अन्य खातों में स्थानांतरित कर धन का दुरुपयोग किया था। ममता जी से ये दरख्वास्त भी करना चाहूंगा कि वह भी हाईकोर्ट का सम्मान करें। मालदा में 2017 में जो फ्लड आया था, उस फ्लड रिलीफ का जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला ममता बनर्जी की सरकार ने किया था, लगभग 80 पंचायत प्रमुख और जिलों के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, ये जो आक्षेप लगाया गया था पेटिशनर द्वारा कि ये 80 पंचायत के अध्यक्ष टीएमसी के और जिला अधिकारियों ने मिलकर के मनी साइफन किया है। 14,000 लोगों को मुआवजा देना था 100 करोड़ रुपए का, उनके पास उनके अकाउंट में ये पैसा नहीं जाके दूसरे के अकाउंट में टीएमसी ने ये पैसा ट्रांसफर किया ताकि ये पैसा टीएमसी के पास आए। बात कर्नाटक की। कर्नाटक की सत्ता में सब कुशल क्षेम नहीं है। नेतृत्व विवाद के बीच आज सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी ने भले ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की खींचतान साफ झलक रही है। भाजपा इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली अंदरूनी लड़ाई बता रही है और बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक की राजनीति में ये सियासी सन्नाटा वास्तव में सुलह है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी। कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व विवाद के बीच शनिवार सुबह सीएम सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को अपने आवास पर ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित किया, जहां दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। फिलहाल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का दिल्ली दौरा टल गया है और दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसी एकजुटता का दावा किया है। Myself and the president of the KPCC and deputy chief minister Mr. D.K. Shiv Kumar and myself are single. We are in the you are united, and there is no differences between D.K. Shiv Kumar and myself. The High Command, whatever decision it takes, both of us will obey. Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 8 assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party. We will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. वहीं पूरे मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर अंतर्कलह के चलते जनहित के मुद्दों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। घर में सब जगह झगड़ा है। जब वो यहाँ सत्ता में थे तब यहाँ पे 2 लोगों के बीच में झगड़ा था। अभी कांग्रेस में अब जो है कर्नाटका में 2 लोगों के बीच में झगड़ा, जहाँ रहेंगे वहाँ इनका झगड़ा हमेशा रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हो रही वहाँ हारती जा रही है। इनकी पार्टी में जिस तरह से अंतर्कलह है और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ रहा, तो न पार्टी में कोई अनुशासन है और पार्टी में खुलेआम जनता की हित के या कल्याणकारी योजनाओं को सरकार चलाने का काम नहीं कर रहे, केवल आपस में कुर्सी के लिए कि कौन मुख्यमंत्री हो जाए और कौन न हो, इसी बात की लड़ाई है और इससे निश्चित तौर से कर्नाटक सफर कर रहा है। पहले ही चुनाव परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन पर मंथन करती कांग्रेस ने कर्नाटक में पावर शेयरिंग के बवाल पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आपसी रार और तनाव के बीच फिलहाल शांत दिखती कर्नाटक की सियासत का संकट कब तक के लिए टला है, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैश्विक चुनौतियों और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती का दमखम दिखाया है। दूसरी तिमाही में 8.2% की तेज रफ्तार पिछली 6 तिमाहियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में और मजबूती से स्थापित करती है। सरकार के आर्थिक सुधारों और मेक इन इंडिया विजन को इस शानदार प्रदर्शन का इंजन माना जा रहा है और रेटिंग एजेंसियों का भरोसा भी इस विकास गाथा को और मजबूत करता है। अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन जारी, जीडीपी में जोरदार इजाफा, चुनौतियों के बीच भी अर्थव्यवस्था मजबूत। अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार ने वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है।
भारत की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2% रही, जो पिछली 6 तिमाहियों में सर्वाधिक है। इसका श्रेय सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों को दिया जा रहा है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशी जताई है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया विजन इसका प्रमुख आर्थिक चालक है। तो वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि IMF, विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं को लगता था कि भारत कमजोर होगा, भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ेगी, लेकिन उन सबको गलत साबित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2047 तक इस अमृत काल में हमें भारत को एक समृद्ध, एक विकसित देश बनाना है और उसके प्रधानमंत्री मोदी जी के अलग अलग जो उठाए हुए कदम है उसका हम सब अनुभूति कर रहे हैं। 1.2 ग्रोथ रेट जीडीपी तो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया भारत ने। मोदी जी के नेतृत्व में इतना शानदार जीडीपी अचीवमेंट जो मिला है वो हमारे देश के लिए तो अच्छा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। It is not only limited to talks; they are working on that and ensuring that the market stabilize and the government grows. जीडीपी की जो ग्रोथ है वह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। उनकी योजनाएं और उनके प्रति जो भावना और देश का विश्वास है आज पिछली तिमाही से ज़्यादा आज बताते हैं कि जो हमारी इस तिमाही में 8.2 की जो है ग्रोथ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, देश की प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। देश के प्रधानमंत्री ने सचमुच आज जो 8% का ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखा है भारत का, जो अपने आप में एक प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि भारत विकसित हो रहा है, प्रधानमंत्री के उस दूरदर्शिता को दर्शाता है। दुनिया की कई रेटिंग एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताती रही हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स के बाद अब रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ये फैसला पहली छमाही में अपेक्षा से ज्यादा 8% वृद्धि के बाद लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर तीखा वार किया है। पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को अपनी समीक्षा में दूसरी सबसे निचली ग्रेड C क्यों दी है। इसके जवाब में अमित मालवीय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया कि IMF की C रेटिंग पर पी चिदंबरम का विलाप राजनीतिक हताशा का एक उदाहरण है। ये चिंताजनक है कि एक पूर्व वित्त मंत्री सिर्फ इसलिए भय फैला रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी इस तथ्य को पचा नहीं पा रही कि भारत अब 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है। जब कोई डेटा भारत को मृत अर्थव्यवस्था के रूप में चित्रित करने के कांग्रेस के एजेंडे को पूरा करता है तो ये लोग आंकड़ों को शुद्ध मानते हैं। पी चिदंबरम और विपक्ष का पाखंड स्पष्ट है कि जब कोई आंकड़ा भारत की विकास दर को कम दर्शाता है तो वे उसका जश्न मनाते हैं, लेकिन जब ये आंकड़े भारत की वृद्धि को दर्शाते हैं तो विपक्ष इसे खारिज कर देता है। पी चिदंबरम जानबूझकर जनता को C रेटिंग के बारे में गुमराह कर रहे हैं। ये लोग इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि भारत को आवृत्ति और समयबद्धता के लिए A ग्रेड में भी जगह मिली है। हम उन पुरानी समस्याओं को ठीक कर रहे हैं जिन्हें कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया था। पी चिदंबरम अपनी पिछली असफलताओं को भारत की वर्तमान सफलता पर थोपना बंद करें। श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद चक्रवात दितवा अब भारत के समुद्र तट से टकराने की कगार पर है और तमिलनाडु में आसमान से बरसता पानी, समुद्र में उठती लहरें और तेज हवाएं हालात को और गंभीर बना रही हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, बंदरगाहों पर साइक्लोन अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और NDRF की तैनाती स्थितियों को नियंत्रित करने का भरोसा भी दिलाती है। दक्षिण भारत पूरी तरह सतर्क मोड पर है क्योंकि अगले कुछ घंटों में दितवा की असली परीक्षा सामने आने वाली है। श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद तूफान दितवाह के भारतीय तट के करीब पहुंचने के साथ ही तमिलनाडु के कई जिलों में लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। नागापट्टिनम, कुड्डालोर और तंजावुर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका है।
नागापट्टिनम जिले के वेदारण्यम स्थित कोडियाकरई में 203.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। समुद्र में उफान के कारण मछुआरे समुद्र में नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही देश के 9 बड़े बंदरगाहों पर साइक्लोन सिग्नल 4 की चेतावनी जारी की गई है। तंजावुर, तिरुवरूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, मियलादुथुराई और शिवगंगा जिलों में भी भारी बारिश की सूचना है। साइक्लोन दित्वा श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद अब भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के जो इलाके हैं, इन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलग अलग सेंटर्स तैयार किए गए हैं ताकि जो बिल्कुल तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए। मौसम विभाग के अनुसार श्रीलंका में भारी तबाही मचाने वाला ये तूफान फिलहाल कराईकल से 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 350 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके रविवार को उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के बीच लैंडफॉल करने की संभावना है। तूफान की चेतावनी को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चेंगलपट्टू, तिरुवन्नामलाई, कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। तटीय इलाकों में रविवार को हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। It is very likely to move north-northwestward and reach over southwest Bay of Bengal near North Tamil Nadu, Puducherry and South Andhra Pradesh coasts by the early morning of tomorrow, that is the 30th November. So while moving north-northwestward, Ditwa will be centered over southwest Bay of Bengal. प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। एनडीआरएफ को भी आपातकालीन बचाव कार्यों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु में 14 टीमों की तैनाती की है। तमिलनाडु में हमें जो साइक्लोन दित्वा को देखते हुए 14 टीमों की तैनाती की गई है और अभी एडिशनल टीम्स भी मांगी गई है। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कहर के बीच राजधानी कोलंबो के भंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय उच्चायोग ने एक आपातकालीन सहायता डेस्क स्थापित किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय यात्रियों को भोजन और पानी सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही भारतीय उच्चायोग ने +94 77 37 27 832 आपातकालीन नंबर भी जारी किया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दीपक रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तमिलनाडु में चक्रवात दित्वा को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सेवाओं में तैयारियों की समीक्षा की है। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने और यात्रियों तथा तटीय आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधक और टीमों के साथ समीक्षा की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने रद्दीकरण या मार्ग परिवर्तन के कारण अनिश्चितताओं का सामना कर रहे यात्रियों की सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन और यात्री सहायता डेस्क की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक यात्रियों से सक्रिय रूप से संवाद करने को भी कहा। दक्षिण भारत में तूफान दित्वा के असर से चेन्नई सहित कई शहरों में बारिश और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनजर एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति अवश्य जांच लें। यात्री एयर इंडिया की वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस देख सकते हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि किसी भी सहायता के लिए 24/7 कॉल सेंटर 011 6932 9333 या 011 6932 9999 पर संपर्क किया जा सकता है। कोलकाता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक समीकरणों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। IIM कोलकाता द्वारा डॉक्टर एस जयशंकर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई और इस अवसर पर संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया का 1/3 उत्पादन चीन तक सीमित है, जिसका असर संघर्ष और जलवायु संबंधी घटनाओं से व्यवधान की आशंका अधिक है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा की बदलती गतिशीलता की ओर भी इशारा किया, जहां अमेरिका जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभर रहा है, जबकि चीन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। Faced with such pulls and pressures of globalization, of fragmentation,
and of supply insecurity, the rest of the world responds by hedging against all contingencies. Even as it engages the United States and China directly, choices are avoided where feasible, and choices are made when beneficial. Simultaneously, other options between themselves are explored with greater urgency. One sign of that is the uptick in the enthusiasm today for free trade agreements across geographies. और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बेंगलुरु में CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज में स्वदेशी हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हासिल की गई उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन को दिखाती है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। ये भारत के ग्लोबल एविएशन हब और एक आत्मनिर्भर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग देश बनने की ओर बढ़ने का संकेत। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत को अगले 15 से 20 सालों में लगभग 30,000 पायलटों की जरूरत होगी और हंसा 3 पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी के जरिए इस घरेलू जरूरत को पूरा करने, विदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर निर्भरता कम करने और एविएशन में रोजी रोटी और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 की शुरुआत सोमवार 1 दिसंबर से हो रही है। संसद सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं दोनों सदनों के कामकाज को लेकर भी रविवार शाम को अहम बैठकें होने जा रही हैं। रविवार शाम 4 बजे संसद भवन परिसर में बैठक होगी। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक होगी। रविवार को 5 बजे संसद भवन परिसर में लोकसभा की BAC की बैठक बुलाई गई है। इन सभी बैठकों में शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। और संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने से पहले राज्यसभा ने सांसदों के आचरण पर नया बुलेटिन जारी किया है। इसमें किसी भी वस्तु जैसे पोस्टर, प्ले कार्ड आदि के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सांसदों को भाषण के अंत में थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे शब्दों से परहेज की सलाह दी गई है। किसी मंत्री या सदस्य की आलोचना करने पर जवाब सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सदन में सबूत दिखाने और चेयर के फैसलों की आलोचना पर भी प्रतिबंध है। ये निर्देश संसदीय परंपराओं पर आधारित है। बीजेपी ने इस कदम को सही बताया, जबकि विपक्ष ने विरोध जताया है कि इस सत्र में पहली बार उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन उच्च सदन की अध्यक्षता करेंगे। भारत को 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से निर्वाचित किया गया है। ये पुनर्निर्वाचन बहुपक्षवाद के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संचार और सूचना के क्षेत्र में यूनेस्को के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास को दर्शाता है। कार्यकारी बोर्ड में भारत की निरंतर उपस्थिति समावेशी, मानव केंद्रित विकास और राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के हमारे दृष्टिकोण के लिए बढ़ते वैश्विक समर्थन को रेखांकित करती है। भारत ने सभी भागीदार देशों को विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया और आने वाले वर्षों में यूनेस्को के कार्यों में रचनात्मक योगदान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। निर्मित नीलगिरी श्रेणी का चौथा और MDL द्वारा तैयार तीसरा युद्धपोत तारागिरी शुक्रवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ये अत्याधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत पूर्व लिएंडर श्रेणी के INS तारागिरी का नया रूप है और उन्नत हथियार एवं सेंसर सूट से सुसज्जित है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, MFSTAR रडार,
MRSAM 76 मिलीमीटर SRGM और युद्ध के लिए रॉकेट और टॉरपीडो शामिल है। तारागिरी नौसेना में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसमें 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और इस परियोजना ने 200 से अधिक MSMEs को जोड़ा है। साथ ही 14,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। पिछले 11 महीनों में यह नौसेना को सौंपा गया चौथा P-17A जहाज है, जो भारत के जहाज निर्माण कौशल में बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के कुर्ग में 17वें तकनीकी और रसद प्रबंधन सम्मेलन का सफल आयोजन किया और इस सम्मेलन के दौरान महानिदेशक परमेश शिवमणि ने डेटा केंद्रित तकनीकी प्रबंधन की ओर बढ़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जहाज के रखरखाव और लॉजिस्टिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग को भविष्य की जरूरत बताया। बैठक में एंटी ड्रोन तकनीक और आधुनिक सेंसर सिस्टम को अपनाने पर भी गंभीर चर्चा की गई। रक्षा खरीद नियमावली 2025 के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की बात कही गई। तटरक्षक बल ने 2027 में अपनी स्वर्ण जयंती के लिए खुद को तकनीकी रूप से तैयार करने का संकल्प लिया है। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा समूहों द्वारा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एक AI जनरेटेड भ्रामक और फर्जी वीडियो साझा किए जाने का मामला सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को चीन के सामने कमजोर वायुसेना के कारण समर्पित कर दिया है। PIB फैक्ट चेक ने इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी और झूठा करार देते हुए स्पष्ट किया कि CDS जनरल अनिल चौहान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। PIB ने कहा है कि यह वीडियो AI तकनीक की मदद से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में जनता के विश्वास को कमजोर करना है। PIB ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी भ्रामक या संदिग्ध वीडियो को साझा न करें और हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। फैक्ट चेक टीम ने मूल वीडियो भी साझा किया है। PIB ने लोगों को सजग रहने और सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचना की तुरंत रिपोर्ट करने की भी सलाह दी है। यदि आपको ऐसा कोई कंटेंट मिले तो इसे तुरंत @PIB फैक्ट चेक को टैग करके रिपोर्ट करें। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 30 नवंबर 2025 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे और इस दौरान वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति छात्रों को संबोधित करेंगे और उन्हें उनके एकेडमिक और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं देंगे। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ आयोजित होने वाले अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। गोवा में जिला पंचायत चुनाव 20 दिसंबर को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मेनिनो डिसूजा ने इसकी घोषणा की है। उत्तर और दक्षिण गोवा की 50 सीटों के लिए मतदान होगा और मतगणना 22 दिसंबर को होगी। इस घोषणा के साथ ही सभी जिला परिषद क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवार 1 से 9 दिसंबर के बीच अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। 10 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर होगी। चुनाव के लिए मतदाता सूची 1 जनवरी 2025 को अपडेट की गई विधानसभा सूची पर आधारित है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदान के लिए कुल 1284 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 658 उत्तरी गोवा में और 626 दक्षिणी गोवा में होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस चुनाव में कुल 8,68,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। और दिल्ली नगर निगम के कल 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दिल्ली चुनाव अधिकारी विजय देव ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं ताकि मतदाता बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। साथ ही दिल्ली चुनाव आयुक्त ने दिल्ली वासियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील भी की है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 12 वार्ड्स 30 नवंबर 2025 को बाई इलेक्शन कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से मैं आप सभी को ये अपील करता हूं कि आप सभी उस दिन अपना वोट अवश्य डालें। आपके वोट से देश का प्रजातंत्र सुदृढ़ होता है।
आप सभी उस दिन अवश्य वोट डालने के लिए जाएं। दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल। जय हिंद। और भारत की आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में एक लंबा और जटिल अध्याय नक्सलवाद का रहा है। वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। लेकिन इसी अवधि में 2004 से 2014 के दौरान कई ऐसे निर्णय सामने आए जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज और उनकी रणनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। आज हम दिखा रहे हैं नक्सलवाद पर कांग्रेस के रुख, राजनीतिक वैचारिक हस्तक्षेपों और मौजूदा समय में नक्सल मुक्त भारत की उपलब्धियों की एक व्यापक पड़ताल। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चलने वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (NEC) को उस समय एक समानांतर शक्ति केंद्र माना गया। आरोप ये रहे कि NEC ने कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के निर्णयों को दरकिनार कर नक्सलवाद को महज सामाजिक आर्थिक समस्या का रूप देने पर जोर दिया, जबकि जमीनी हकीकत इसे एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में चिन्हित करती रही। इसी दौरान योजना आयोग की स्वास्थ्य समिति में डॉक्टर विनायक सेन की नियुक्ति, NEC सदस्यों अरुणा रॉय और हर्ष मंदर द्वारा सलवा जुडोम और सुरक्षा अभियानों पर लगातार आपत्तियां और कई विवादास्पद व्यक्तियों के पक्ष में राजनीतिक बयानबाजी, इन सब ने सुरक्षा बलों की रणनीति को कमजोर किया। Institutional mechanisms to ensure the safety and security of women and children, particularly in the urban context. पी चिदम्बरम का वो बयान भी ध्यान देने योग्य रहा जब 2010 में ताड़मेटला नरसंहार में 76 CRPF जवानों की शहादत के तुरंत बाद उन्होंने माओवादियों से बिना हथियार छोड़े बातचीत की अपील की। 2013 के दंतेवाड़ा हमले के बाद उन्होंने नक्सलियों से सिर्फ 72 घंटे हिंसा रोकने की गुजारिश की, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर चिंता बढ़ाई। सलवा जुडुम, जो 2005 में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की पहल पर शुरू हुआ था, 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद कर दिया गया। बाद में 2013 में माओवादी हमले में महेंद्र कर्मा सहित 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं की हत्या ने इस बहस को और तीखा कर दिया। इसी अवधि में कई ऐसे नाम वरवरा राव, वर्णन गोंसाल्विस, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज, जो नक्सल मामलों में आरोपित या गिरफ्तार रहे, उनके समर्थन में भी कांग्रेस नेताओं के वक्तव्य सुर्खियों में रहे। कुछ नेताओं ने तो 2018 में नक्सलियों को क्रांतिकारी तक कह दिया और 2021 में फादर स्टैन स्वामी के मुद्दे पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कार्रवाई को अमानवीय बताया। नवंबर 2025 में माओवादी कमांडर माडवी हिडमा की मुठभेड़ में मौत के बाद तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इसे फर्जी मुठभेड़ कहा जाना बहस को एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियों के केंद्र में ले आया। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2010 की तुलना में नक्सली हिंसा 81% घटी है, जबकि मृतकों की संख्या 85% तक कम हुई है। 2010 में जहां नक्सल प्रभाव वाले जिले 180 थे, वहीं अब ये संख्या मात्र 11 रह गई है, जिनमें से 3 जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं: बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। लगातार अभियानों में 2025 के अक्टूबर तक 312 नक्सली ढेर हुए, 836 गिरफ्तार किए गए, जबकि 1639 ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ढांचे को मजबूत करने के लिए 2014 के 66 सुरक्षित थाना परिसरों की जगह आज 612 फोर्टिफाइड थाना परिसर सक्रिय हैं। 300 से अधिक नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बन चुके हैं। गृह मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन होगा। हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं, मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो, तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता है। नक्सलवाद का इतिहास भारत की सुरक्षा, राजनीति और विकास तीनों को समान रूप से प्रभावित करता रहा है, लेकिन बीते वर्षों में तेजी से बदली परिस्थितियां संकेत देती हैं कि एक लंबी लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और उनकी पत्नी जोडी हेडन को उनकी शादी पर बधाई दी है।
अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और सुश्री जोडी हेडन को उनकी शादी पर बधाई, उन्हें खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की शुभकामनाएं। बता दें, एक निजी समारोह में पीएम एंथनी अल्बनीज ने हेडन से शादी की है। रिकॉर्ड की बात करें तो ये पहली बार है जब किसी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान विवाह किया है। खादी एक वस्त्र ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और विकास की कहानी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और खादी से जुड़े उत्पादों को फैशन शो तक पहुंचा दिया है। प्रगति मैदान में आयोजित खादी फैशन शो में खादी की सफलता, रोजगार और खादी के विकास पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल से खास बातचीत की गई है। देखिए कैसे खादी ने इन ऊंचाइयों को छुआ है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज गोयल जी। सर, ये जो यात्रा है, इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में खादी ने ये यात्रा यहाँ तक, हम लोग हमारे आर्टिजन की मेहनत और उनके डेडिकेशन के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। बापू के विचारों को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने देश में सही मायने में किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से हमारा चरखा और करघा, उसकी गूंज ना सिर्फ पूरे देश में सुनाई दे रही है, आज वो फैशन की दुनिया में भी बड़े जोर शोर से सुनाई दे रही है। हमारे आर्टिजन के हाथों से बने हुए खादी के उत्पाद फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं, युवाओं की पसंद बन गए हैं, जेन जी की पहली पसंद बन गए हैं। यहाँ बने एक से एक हमारे उत्पाद आप देख सकते हैं कि मोदी जी के विजन से क्या हो सकता है। उसका सबसे उत्तम उदाहरण अगर कोई है तो वो खादी है कि खादी ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, ये एक विचार है। और ये विचार जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बना दिया, वोकल फॉर लोकल का प्रतीक बना दिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक अगर आज कोई देश में है तो हमारी खादी है। सर, एक कमेंट है आपके आर्टिजन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इतने खूबसूरत वस्त्रों के साथ हमने आर्टिजन को आज आपने दिखाया, उनके बारे में क्या कहें? कि पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा आर्टिजन को काम, उनको रोज़गार देने का काम अगर कोई कर रहा है तो खादी ग्रामोद्योग आयोग कर रहा है। हमारे खादी की 3000 संस्थाएं हैं पूरे देश में और उन संस्थाओं में 5 लाख आर्टिजन काम करते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा 80% महिलाएं काम करती हैं। एक ऐसा विभाग जो नारी शक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान देता है, उस विभाग से जुड़े हुए आर्टिजन, उनकी वेजेज में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने करीब 4 गुना की बढ़ोतरी की है। ये थे हमारे साथ खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज गोयल। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत और एशियाई विकास बैंक ने 4 राज्यों में विकास परियोजनाओं के लिए $800 मिलियन से अधिक मूल्य के 3 ऋणों के समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। ये लोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में विकास की गति तेज करने के लिए दिए गए। महाराष्ट्र में $500 मिलियन खर्च कर किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 2028 तक कम से कम 9 लाख किसानों को बिजली उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो परियोजना के लिए करीब 190 मिलियन का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे इंदौर के भीड़भाड़ वाले इलाकों को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली 8 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 स्टेशन होंगे। वहीं गुजरात में कौशल विकास कार्यक्रम में तेजी बढ़ाने के लिए $109.97 मिलियन का लोन दिया गया है। कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के कार्यबल को उन्नत कौशल और उच्च विकासशील क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना है। वहीं एशिया विकास बैंक के $1 मिलियन ऋण से असम में आगामी सतत आर्द्र भूमि और एकीकृत मत्स्य पालन परिवर्तन परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
धार्मिक नगरी वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। छात्रों का पहला समूह तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हुआ। ये दल दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक सेतु को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दल आज सुबह 11:45 पर ट्रेन संख्या 06001 से कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए रवाना हुआ। इस ट्रेन में कन्याकुमारी में कुल 43 छात्र चढ़े, जबकि तिरुचिरापल्ली पर 86 और चेन्नई एगमोर पर 87 छात्र शामिल होंगे, जो KTS 4.0 यात्रा की अत्यंत सकारात्मक और जोशीली शुरुआत को दर्शाता है। इस दल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र शामिल हैं, जो वाराणसी में होने वाली सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुभवात्मक गतिविधियों में भाग लेकर दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनः सशक्त करेंगे। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी। काशी तमिल संगमम देश की विविधता में निहित एकता की उस विरासत को पुनर्पुष्ट करता है, जो भाषा, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, भक्ति परंपरा और दर्शन को एक सांस्कृतिक धारा में प्रभावित करती है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4 होने जा रहा है और जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT BHU कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और IIT BHU के निदेशक ने बताया कि इस बार तमिल संगमम में 3 विशेष कार्यक्रम जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार का तमिल संगमम 4 शिक्षकों और छात्रों के लिए बेहद खास है। हम लोग 50 से ऐसे शिक्षक जो तमिलनाडु में हैं और जो आके यहाँ पे स्कूलों में तमिल सिखा सकते हैं, उनका चयन करके काशी लाया जा रहा है और वो यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते रह के और स्कूलों में जाएंगे और बच्चों के साथ जुड़ेंगे, स्कूली बच्चों के साथ जुड़ेंगे। तो इसका जो थीम है, चलो तमिल सीखें, तो कारपॉम तमिल, तो उस थीम के तहत ये एक नई चीज़ है। दूसरी नई चीज़ ये है कि अगस्त कार एक्सपीडिशन हो रहा है इस बार। इसमें कई गाड़ियाँ तेनकाशी से प्रारंभ होंगी, तेनकाशी तमिलनाडु में है, और कई राज्यों से होते हुए वाराणसी आएंगी और जहाँ जहाँ जाएंगी कारें, वहाँ भी हर जगह पे ये जो KTS है, काशी तमिल संगम, उसकी बात होगी, लोग जुड़ेंगे उनके साथ। ये भी एक नई चीज़ है। इसका नाम अगस्त ऋषि पर रखा गया है, अगस्त कार एक्सपेडिशन। तीसरी नई चीज़ है कि काशी से 300 बच्चों का चुनाव किया जा रहा है। वो बच्चे जाएंगे तमिलनाडु और तमिलनाडु में लगभग 2 हफ्ते रहेंगे और वहाँ की जो संस्कृति है उसको अनुभव करेंगे। और वहीं देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2025-26 का आयोजन किया गया। दिल्ली के विभिन्न स्टेडियम में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती और शूटिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। 100 से अधिक स्कूलों के छात्रों ने पहली बार इन खेलों में हिस्सा लिया। शीर्ष 3 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जबकि प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर पाएंगे। दिल्ली में खेलों को लेकर ये पहल युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें भविष्य में ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करने का प्रयास है। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स जो हैं, ये दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी के सौजन्य से पहली बार आयोजित हो रहा है और इसमें बच्चों को टॉप 3 पोजीशन पर स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है और यहीं से बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के लिए भी सिलेक्शन हो रहा है और बच्चों को ये रेंज बिल्कुल दिल्ली सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित की है। बच्चा यहाँ पर आएगा, अपना अभ्यास करे और आगे भविष्य की तरफ बढ़ता रहेगा। जो है इसमें बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। यह शूटिंग रेंज शिक्षा निदेशालय के प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए टोटल फ्री है। महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी पूरी हो चुकी है। मेगा नीलामी में 277 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें से 5 फ्रेंचाइजी ने 67 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत पर भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बिकी, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने RTM का इस्तेमाल कर 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा। महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए मेगा नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात हुई। इस बार नीलामी में कुल 276 खिलाड़ी शामिल थे।
जिसमें से 73 स्लॉट भरे जाने थे। हालांकि सभी 5 फ्रेंचाइजियों ने कुल 67 खिलाड़ियों को ही खरीदा, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहे। इन 67 खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने कुल 40.8 करोड़ रुपए खर्च किए। महिला प्रीमियर लीग 2026 में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। उन्हें आरटीएम का इस्तेमाल करते हुए 3.20 करोड़ रुपए में यूपी ने खरीदा। दीप्ति के बाद ऑक्शन की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी अमेलिया के रहीं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके साथ ही अमेलिया लीग के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी रहीं। ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ियों में भारतीय गेंदबाज शिखा पांडे तीसरे स्थान पर रहीं। उन्हें 2.40 करोड़ रुपए में यूपी ने खरीदा। चौथी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी सोफी डिवाइन, जिन्हें गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ की बिड के साथ अपने साथ जोड़ा। मैग लैनिंग को 1.90 करोड़ रुपए में यूपी ने खरीदा। वे इस ऑक्शन की 5वीं सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। महिला प्रीमियर लीग का पहला चरण 9 जनवरी से 17 जनवरी तक नवी मुंबई में खेला जाएगा। वहीं दूसरा चरण 19 जनवरी से 5 फरवरी तक वडोदरा में आयोजित होगा। फाइनल मुकाबला भी वडोदरा में ही खेला जाएगा। लीग स्टेज में कुल 20 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद 3 फरवरी को एलिमिनेटर और 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।